जिस शख्स ने ताला खोला था वो गाड़ी से हमारा सामान भी उठाकर अंदर ले आया। सूटकेस समुद्रा के थे, एक हमारा और एक बड़ा सूटकेस रूप स्याही का था। इन दोनों की ज़रूरत इसी एक ही सूटकेस में थी। कमरों के दरवाजे लॉक नहीं थे, यूं ही भिड़े हुए थे। इस शख्स ने एक के बाद दीगरे तमाम कमरों के दरवाजे खोल दिए और समुद्रा के इशारे पर रूप स्याही वाला सूटकेस उठाकर एक कमरे में ले गया। मैं और रत्ना भी समुद्रा के साथ इस कमरे में आ गए। ये बहुत शानदार कमरा था। डबल बेड बिछा हुआ था। एक तरफ बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल थी और दूसरी तरफ दीवार के साथ शीशे के दराजों वाला वार्डरोब बना हुआ था। समुद्रा के कहने पर इस शख्स ने सूटकेस खोला और इसमें से कपड़े निकाल कर हैंगरों पर वार्डरोब में टांगने लगी। लगता है तुम लोग लंबा प्रोग्राम बनाकर यहाँ आए हो, मैंने समुद्रा की तरफ देखते हुए कहा। रूप से आए 15 दिन से पहले वापस जाने वाला नहीं, समुद्रा ने जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वह अब यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकेगा। आखिरी अल्फाज कहते हुए इसने मायने खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने रत्ना की तरफ देखा। इसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं रत्ना और समुद्रा को इस कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। धूप से आए इधर उधर घूमते हुए घर का जायजा ले रहा था। मैं भी इसके साथ साथ चलने लगा। रूप से आए अगरचे 2 महीनों बाद यहाँ आया था, मगर घर की हर चीज़ साफ़ सुथरी नजर आ रही थी। फर्नीचर पर भी गर्द का नामो निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि इसकी अदम मौजूदगी में घर की देखभाल करने वालों से ज़रा भी कोताही नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है तुम लोग ये कमरा ले लो, उसने एक कमरे में पहुंचकर कहा। यहाँ से वो बस्ती नजर आती है। बाज़ औक़ात इस बस्ती में बड़े दिलचस्प मंजर देखने को मिलते हैं। मैं भी खिड़की के करीब पहुंच गया और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा। उस तरफ नशीब में 150-200 घरों पर मुश्तमिल एक बस्ती थी। इस बस्ती में कोई भी पक्का मकान नज़र नहीं आ रहा था। बस्ती के तमाम मकान झोंपड़ों पर मुश्तमिल थे। दिलचस्प मनाजिर से तुम्हारा क्या मुराद है? मैंने मुड़कर सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम्हें बहुत कुछ देखने को कई मौके मिलेंगे, रूप स्याही ने जवाब दिया। मैं कमरे का जायज़ा लेने लगा। यहाँ भी डबल बेड था और हर चीज़ बहुत शानदार थी। बेड के एहन सामने टीवी सेट रखा हुआ था और इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी पड़ा हुआ था। ऐसा ही एक टीवी सेट मैंने समुद्रा वाले कमरे में भी देखा था। टीवी के नीचे ट्रॉली में वीडियो कैसेट्स भी रखे हुए थे। रूप स्याही कमरे से बाहर जा चुका था। मैं कुछ देर वहीं रहा, फिर बाहर निकला तो रूप स्याही एक औरत से तहुकमाना लहजे में बातें कर रहा था। इस औरत की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। दराज कामत भरा भरा सडोल जिस्म, मोटी मोटी से आंखें जिसमें सुर्खी के बहुत हल्के से डोरे तैर रहे थे। इसके बाल लंबे और बहुत स्याह थे, जो चोटी की सूरत में नागिन की तरह कमर पर झूल रहे थे। रंगत तांबे जैसी और चेहरे के नकूश बड़े गजब थे। इसने खालिस राजस्थानी लिबास पहन रखा था। फूलदार कपड़े का घाघरा और चोली बहुत मुख्तसर थी। वो लक्ष्मी थी, रूप स्याही के इस काश्तकार की बीवी, जिसने हवेली का दरवाज़ा खोला था। हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, लक्ष्मी रूप स्याही से कह रहा था। 2 दिन पहले मैंने धनराज को फ़ोन पर बताया था कि हम आज यहाँ आ रहे हैं, वो राशन वगैरह ला कर रख दे। अगर वो नहीं लाया है तो लक्ष्मण को शहर जाना पड़ेगा। राशन तो धनराज इसी रोज़ शहर जाकर ले आया था मालिक, लक्ष्मी ने जवाब दिया। कल इसका हमसाया आया था इसे बुलाने के लिए। इसकी घरवाली बहुत बीमार है, इसलिए इसे जाना पड़ा। मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या बीमारी है इसकी बीवी को? परसों फ़ोन पर तो इसने कुछ नहीं बताया था, रूप स्याही ने पूछा। वो बच्चा जनने वाली है मालिक, लक्ष्मी ने नज़र झुकाकर जवाब दिया। इसकी हालत ख़राब हो गई है, इसलिए इसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। धनराज की बीवी हर साल एक बच्चे को जन्म देती है और तेरी शादी को 5 साल हो गए, तूने अभी तक एक बच्चा भी नहीं पैदा किया। रूप स्याही ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या करूं मालिक, खराबी तो मेरे बंदे में है, लक्ष्मी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। वो किचन की तरफ चली गई। मुझे अब तक रूप स्याही ने देखा और ना ही लक्ष्मी ने, लेकिन इनकी बातों से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो जब भी यहाँ आता है लक्ष्मी के हुस्न और शबाब से मुस्तफ़ीद ज़रूर होता है। लक्ष्मी ने अपनी ज़ुबान से इतराफ़ कर लिया था कि इसका बंदा नकारा है और रूप स्याही के बारे में भी जान चुका था कि वो अंदर से बिल्कुल खोखला है। वो अभी तक खड़ा किचन की तरफ देख रहा था। मेरी आहट सुनी तो चौंक कर पीछे मुड़ा। ओ तुम, वो बोला। कहूँ वो कमरा पसंद आया? हाँ ठीक है, मैं और रत्ना इसी कमरे में रहेंगे, मैंने जवाब दिया। इसी दौरान लक्ष्मण एक टोकरी में अंडे वगैरह लेकर अंदर आया तो रूप स्याही ने इसे कहा, अंडे लक्ष्मी को दिया और साहिब का ये सामान उठाकर इस कमरे में रख दो। लक्ष्मण ने घूर कर मेरी तरफ देखा। मेरे जिस्म पर ड्राइवरों वाला लिबास था और वो मुझे रूप स्याही का ड्राइवर ही समझता था, लेकिन रूप स्याही ने मुझे साहब कहा तो वो चौंके बगैर नहीं रह सका। इसने अंडों वाली बास्केट किचन में लक्ष्मी को दे दी और हमारे सूटकेस उठाकर कमरे में रखने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद नाश्ता मिला। रूप स्याही ने नाश्ता करने के बाद अपने कारिंदों से मुलाकात की और मैं रत्ना और समुद्रा के साथ हॉल कमरे में बैठा आराम करता रहा।
लक्ष्मी काम में मसरूफ़ थी। पूर्व जवार से गुजरते हुए वो बार बार खिनखियों से मेरी तरफ देख रही थी। इसे भी शायद इस बात पर हैरत थी कि एक ड्राइवर ने मालिक के साथ मेज़ पर बैठकर नाश्ता क्यों किया था और मेरे लिए हवेली के अंदर रहने का इख्तिमाम क्यों किया गया था। इसके अलावा भी मैंने एक बात नोट की थी, वो मेरे अंदर शायद किसी और वजह से भी दिलचस्पी ले रही थी। हम काफ़ी देर हवेली में बैठे रहे, फिर समुद्रा हमें बस्ती दिखाने के लिए ले गई। हवेली वाले टीले के पिछली तरफ वो बस्ती ज़्यादा बड़ी नहीं थी। 150-200 के करीब झोंपड़े थे जो 4 गलियों में फैले हुए थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा चौराहा सा बन गया था जिसके वसत में एक बड़ा गोल चबूतरा बना हुआ था। इस बस्ती के मर्द खूबरू नहीं थे, इनकी रंगत भी शाही माइल थी, जबकि तांबे की रंगत जैसी औरतें हसीन और पुरकशिश थीं। यूँ तो इस बस्ती की हर औरत हसीन थी, लेकिन लक्ष्मी को इस बस्ती की मलका हुस्न कहा जा सकता था। इस जैसी कोई दूसरी औरत मुझे नजर नहीं आई। समुद्रा चूँकि पहले भी यहाँ रह चुकी थी, इसलिए बस्ती के सभी लोग इसे जानते थे। हम बस्ती के वस्त में पहुंचे तो बच्चे और औरतें हमारे गिर जमा हो गए। वो लोग समुद्रा को छोटी मालकिन कहकर मुखातिब कर रहे थे। बहुत सी औरतों को मैंने किनखियों से अपनी तरफ देखते हुए पाया था। तकरीबन आधा घंटा इस बस्ती में रुकने के बाद हम दूसरी तरफ चले गए। इस तरफ बस्ती से जरा हटकर एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर 12 दरी से बनी हुई थी। ये इस बस्ती का मंदिर था। छत पर पीतल की घंटियां लटकी हुई थी और सामने एक चबूतरे पर काली देवी की मूर्ति रखी हुई थी जिसके सामने फूल, नारियल और इसी किस्म की चीज़ें बिखरी हुई थीं। बस्ती के 2 आदमी हमारे साथ साथ आए थे। इनमें एक मंदिर का पुजारी था। इसका ख्याल था कि हम मंदिर में जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन इसे ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि हम मंदिर के करीब से एक पगडंडी पर आगे खेतों की तरफ निकल गए थे। हम अपने पीछे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनते रहे। आखिरकार समुद्रा एक जगह रुक गई। इस तरफ एक कुशादा रास्ता था जो खेतों में बल खाता हुआ आगे कहीं निकल गया था। खेतों के इस पार बहुत दूर सुर्ख पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। ये रास्ता आगे जाकर कोटपुतली की तरफ से आने वाली पक्की सड़क से जा मिलता है। समुद्रा एक तरफ इशारा करते हुए बता रही थी। वो पुख्ता सड़क एक छोटे कस्बे से होती हुई जंजू नामी बड़े कस्बे से जा मिलती है। वहाँ से हम चोरू, सरदार शहर, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए पंजाब में दाखिल हो सकते हैं। तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं सारी ज़िंदगी तो रूप स्याही की रखेल बनकर नहीं रह सकती। समुद्रा ने एक बार फिर बात दोहराई जो कम से कम 2 मरतबा पहले भी कह चुकी थी। इन दौलतमंदों का कोई भरोसा नहीं। आज मुझ पर फिदा है तो कल इसे कोई और पसंद आ जाएगी। मैं इसके दिल से उतर गई तो मेरा कोई पुरसानी हाल नहीं होगा। इत्तेफाक से तुम लोग मुझे मिल गए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस मौके से फ़ायदा उठाऊँ और तुम लोगों के साथ यहाँ से निकल जाऊँ। जब तक मैं इसे इसकी मर्ज़ी के मुताबिक खुश रखे हुए हूँ, ये मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं देगा। समुद्रा ने कहा, राणा रणवीर सिंह के कत्ल के बाद शहर में तुम लोगों के लिए ख़तरा बढ़ जाता है। पुलिस ने रूप स्याही के बंगले का रास्ता भी देख लिया था। पुलिस के बार बार वहाँ आने से मैं इनकी नज़रों में आ सकती थी। हो सकता है कोई मेरे बारे में कुछ जान जाता या महज किसी किस्म का शुबा होने की वजह से कुछ पूछताछ की जाती, इसलिए मैंने रूप स्याही को यहाँ आने का मशवरा दिया था। इसे आमादा भी कर लिया था। अगरचे पुलिस राणा के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में यहाँ भी आ सकती है, लेकिन हम यहाँ किसी कदर महफूज हैं और फिर वैसे भी हमें यहाँ ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है। तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हम रूप स्याही को कत्ल करके यहाँ से भाग निकलेंगे। हाँ, समुद्रा ने इस बात में सर हिला दिया। किसी को मौत के घाट उतारना हम में से किसी के लिए नई और अनोखी बात नहीं होगी, लेकिन इस बस्ती में इसे कत्ल करना ख़तरे से खाली नहीं होगा। फिर मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। यहाँ से तकरीबन 1 मील आगे एक वीरान कुआं है। समुद्रा ने सामने इशारा करते हुए कहा, हम किसी बहाने रूप स्याही को इस तरफ ले जाएंगे और इसे कुएं में धक्का दे देंगे। क्या ये इतना आसान होगा? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। रूप स्याही को हमारे साथ ना पाकर बस्ती वालों को हम पर शुबा न हो जाएगा। तुम्हारी अकल घास चलने चली गई है क्या? समुद्रा ने मुझे घूरा, फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोली, दीदी तुम इतने अरसे से इसके साथ रह रही हो, क्या कर दिया है इसे? इसका वो सारा जोशो खरोश और तेज़ी तरारी कहाँ रह गई? रत्ना ने फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय हल्का सा कहका लगाया, यह भी इतना ही तेज़ तरार और पुरजोश है जितना पहले था। इसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन तुम अपनी बात तो बताओ। पूरी बात यह है कि तुम लोग यहाँ से वापस जाने का प्रोग्राम बनाओगे। तुम लोगों का यानी वो तीनों सूटकेस गाड़ी में रख दिए जाएंगे। मैं और रूप स्याही तुम लोगों को छोड़ने जाएंगे। यहाँ से आगे तुम लोग बस पर सफ़र करोगे। जंजू यहाँ से काफ़ी दूर है और जाहिर है किसी को हमारी जल्दी वापसी की तवक्का नहीं होगी। रूप स्याही चंद घंटों तक वापस ना भी पहुँचेगा तो ये समझ लिया जाएगा कि हम झंझू में रुक गए हैं। अब बात मेरी समझ में आ गई। मैंने इधर उधर देखा। हमारे अतराफ में दूर दूर तक खेतों में कोई नहीं था।
इसलिए हम इत्मीनान से वहाँ एक पगडंडी पर दरख्त के नीचे बैठे प्रोग्राम बनाते रहे। दोपहर हो रही थी। हम खेतों में एक तवील चक्कर काटते हुए बस्ती की तरफ वापस आ गए। मुझे बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही थी। मैंने बस्ती की एक औरत से पानी मांगा तो वो हिचकिचाहट का मुजाहरा करने लगी। मैंने दोबारा पानी के लिए कहा तो वो हिचकिचाते हुए बोली, महाराज हम नीची जाति के लोग हैं। मैं समझ गया ये नीची जाति के लोग थे। ऊंची जात के लोगों को भगवान का अवतार समझते थे। मुझे राजस्थान में रहते हुए कई महीने गुजर गए थे। यहाँ हिंदुस्तान में ज़ात पात का जो चक्कर देखने में आया था, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यूँ तो इन्हें घटिया तरीन लोग समझा जाता है। किसी ब्राह्मण को इनकी हवा भी छू जाए तो वो नापाक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ तरीक़ों से इनका खून चूसा जाता है। मैं बहुत से वाक़यात का चश्मदीद गवाह था। मुलीच और निचली ज़ात की औरतों को ये ब्राह्मण अपनी हवस का निशाना तो बनाते थे, मगर आम जिंदगी में इन्हें इंसान का दर्जा देने को भी तैयार नहीं थे। रूप स्याही के बारे में मैं पूरे वसूख से कह सकता था कि जैसे हवस परस्त शख्स ने बस्ती के किसी जवान औरत को माफ़ नहीं किया होगा। ये अलग बात थी कि इसके अपने पास कुछ नहीं रहा था, मगर वह हसीन और जवान औरतों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। बस्ती के लोग मुझे भी रूप स्याही की ज़ात का समझते थे, इसलिए वह औरत भी मुझे अपने घर का पानी पिलाने को तैयार नहीं थी और इसने नहायत वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वह नीची ज़ात के लोग हैं। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए इधर उधर देखा। एक झोंपड़े के साथ नीम के दरख्त के नीचे घड़ोंची पर पानी का एक मटका रखा हुआ था, जिस पर एल्यूमिनियम का एक मैला सा गिलास भी औंधा पड़ा था। मैंने आगे बढ़कर मटके का ढकना उठाकर गिलास पानी से भरा और वहीं खड़े खड़े घटाघट पी गया। सब लोग हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। हम काफ़ी देर बांध के चारपाई पर बैठे बस्ती के लोगों से बातें करते रहे। इस दौरान एक अधेड़ उम्र औरत हिम्मत करके चाय बना लाई थी। इसने हिचकिचाते हुए चाय से भरे मिट्टी के प्याले हमारी तरफ बढ़ाए तो सबसे पहले मैंने एक प्याला ले लिया। रत्ना और सुमित्रा ने भी किसी झिझक का मुजाहिरा किए बगैर एक एक प्याला ले लिया। बस्ती से वापस आते हुए मेरी नज़रें हवेली की तरफ उठ गईं। छत पर डिश एंटीना देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। शहर से 20 मील दूर बिजली और टेलीफोन की लाइन जा सकती थी, तो डिश एंटीना लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। रूप स्याही अभी तक हवेली में वापस नहीं आया था। लक्ष्मी किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। इसने हमसे पूछे बगैर चाय बनाकर हमारे सामने रख दी। जब वो मेरे सामने कप रखने के लिए झुकी तो इसकी तरफ देखकर मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दोपहर का खाना हमने 2-2:30 बजे के करीब खाया। रूप स्याही भी हमारे साथ था। खाने के बाद मुझ पर थकन सी तारी हो गई। मैं अपने कमरे में आकर लेटा तो आंखें बंद होने लगी। सोकर उठा तो शाम के 6 बज रहे थे। रत्ना कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं बेड से उठकर नंगे पैर चलता हुआ बाहर आ गया। हॉल कमरे में रत्ना और रूप स्याही बैठे ताश खेल रहे थे। रत्ना की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था और वो कदरे आगे को झुकी हुई थी। रूप स्याही की नज़रें बार बार इस तरफ उठ रही थीं। मैंने सुमित्रा के कमरे में झांक कर देखा तो बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी और मेरा ख्याल है रूप स्याही इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर रत्ना के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसने साड़ी का पल्लू अपने कांधे पर डाल लिया। रूप स्याही ने मुझे देखकर पत्ते फेंक दिए। बस भाई अब तो बोरियत होने लगी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मैं आ गया था तो इसे तो बोरियत महसूस होनी ही थी। तुम लोग बैठो भाई, मैं ज़रा बाहर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला। और हाँ, आज पूनम की रात है। बस्ती वाले हर पूनम की रात को जश्न मनाते हैं। मुखिया ने तुम लोगों को बुलाया है, ज़रूर चलेंगे, मैंने जवाब दिया। रूप स्याही के जाने के बाद मैं रत्ना के सामने बैठ गया। ये क्या ड्रामा हो रहा है? मैं इसे घूरने लगा। वो बुढ़ा मुझ पर रेशा खुतमी हो रहा है, रत्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुमित्रा ने ठीक कहा था, वो अब इसके दिल से उतर रही है। अगर मैं ज़रा सी हौसला अफजाई करूं तो वो सुमित्रा को ठेंगा दिखाकर मेरे पैर चाटने लगेगा। वो किसी के भी पैर चाटे, हमारा मकसद तो इसे काबू में रखना है। मैंने कहा 1-2 दिन की बात है। अगर वो सुमित्रा से दूर हट रहा है तो तुम इसे अपने जाल में जकड़े रहो। इसकी किस्मत का फैसला तो हम कर ही चुके हैं। 1-2 दिन खुश हो लेने दो इसे। और तुम मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हो? रत्ना मुस्कुराई। बकरी कहो, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी जिन्स अभी नहीं बदली है। इसी दौरान सुमित्रा भी वहाँ आ गई। रत्ना मज़े ले लेकर इसे रूप स्याही के बारे में बताने लगी। वो भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि वो किसके कदमों पर झुकता है। इसने कहा, जब मैं अकेली थी तो मुझे यह खौफ रहता था कि मुझसे पनाह का ये सहारा भी न छिन जाए। अब मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। हम देर तक रूप स्याही के बारे में बातें करते रहे और फिर इसे अंदर दाखिल होते देखकर हमने मौजू बदल लिया। सुमित्रा को हम बस्ती में पूनम की रात जश्न के बारे में बता चुके थे। वो बात बदलते हुए बोली, पूरे चांद की रात का ये जश्न बड़ा दिलचस्प होता है। वो कह रही थी, रक्सो सुरूर की महफिल पू फटने तक जारी रहती है।
तुम ये जश्न देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, ऐसा डांस तुमने कभी नहीं देखा होगा, रूप से आए ने कहा। और फिर इस रात खाने के बाद हम बस्ती में पहुंच गए। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि रूप से आए की हवेली में तो टेलीफोन भी था और बिजली भी, लेकिन बस्ती में बिजली नहीं थी। झोंपड़ियों में कैरोसिन लैंप जल रहे थे। कई झोंपड़ों के सामने भी जलती हुई लालटेनें रखी हुई थीं। बस्ती चौक के चबूतरे पर मशालें रोशन थीं। इन मशालों में शायद किसी जानवर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही थी। फिजा में हल्की सी बू फैली हुई थी। चबूतरे के सामने चारपाइयाँ डालकर बैठने की जगह बनाई गई थी। बस्ती वालों ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। पूरे चांद की दूधिया रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। बस्ती का ये बस्ती चौक कुछ अलग ही मंजर पेश कर रहा था। बच्चे इधर उधर भाग फिर रहे थे। मुख्तलिफ दिनों के हवाले से हिंदुओं में कई त्यौहार मनाए जाते थे। पूरे चांद की रात को तो हर तबके के हिंदू शुगल मेला करते थे। इस बस्ती के लोग काश्तकार थे, मुजारे थे। महीने में एक मरतबा पूनम की रात को अपनी दिलचस्पी का सामान कर लेते थे। सबसे पहले कुछ रसूमात अदा की गईं। बेचारी ने अपनी बदली सी आवाज़ में एक भजन भी गाया और फिर इसके बाद रक्स का प्रोग्राम शुरू हो गया। वो गाँव की हसीन तरीन लड़कियाँ थीं जो अपने फ़न का मुजाहिरा कर रही थीं। इनके लिबास भी बहुत मुख्तसर थे। आज चूँकि इनका मालिक भी इस महफिल में शरीक था और मेहमान हम भी, इसलिए हर लड़की ने अपने आप को बनाने संभालने में कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी थी। इस वक्त शायद 11 बजे थी। लक्ष्मण ने आकर रूप से आए के कान में सरगोशी की। रूप से आए एक झटके से उठ खड़ा हुआ। तुम लोग बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, रूप से आए ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा और लक्ष्मण के साथ हवेली की तरफ चला गया। इसके ठीक 5 मिनट बाद मुझे लक्ष्मी दिखाई दी। वो मेरे बिल्कुल सामने चंद कदम के फासले पर खड़ी मेरी तरफ ही देख रही थी और फिर यकायक मुझे यूँ लगा जैसे इसने मुझे आंख से कोई इशारा किया हो। मैंने तवज्जो नहीं दी। 1 मिनट बाद इसने फिर इशारा किया। इस मरतबा मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। वो मुझे आंख के इशारे से महफिल से बाहर बुला रही थी। लक्ष्मी इशारा करके चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। इस वक्त सामने जो लड़की रक्स कर रही थी वो बड़े गजब की शय थी और ऐसे ऐसे पोज बना रही थी कि हर हरकत पर दम खिंचा हुआ महसूस होता। मैं वहाँ से उठना नहीं चाहता था, लेकिन 2 मिनट बाद लक्ष्मी एक बार फिर दिखाई दी। इस मरतबा वो एक औरत के पीछे खड़ी थी और इसने मेरी तरफ देखते हुए हाथ से इशारा किया। इसके फ़ौरन ही बाद वो वहाँ से गायब हो गई। इस वक्त मेरे एक तरफ रत्ना बैठी थी और दूसरी तरफ समुद्रा। मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखकर बाएं हाथ की छोटी उंगली उठा दी और उठकर वहाँ खड़े हुए मर्दों और औरतों के बीच से गुजरता हुआ एक तरफ चला गया। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ एक गली के मोड़ पर पहुँचकर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। इस तरफ अंधेरा था। लक्ष्मी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। इस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई थी। हो सकता है लक्ष्मी किसी और को इशारा कर रही हो और मैं खुशफहमी में मुब्तला होकर चला आया। मैं भी सोच रहा था कि एक तरफ से निस्वानी सरगोशी सुनाई दी, इधर को आजा बाबू, मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैंने चौंक कर इस तरफ देखा। वो लक्ष्मी थी जो एक झोंपड़े की आड़ में खड़ी थी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ इसके करीब पहुँच गया। इधर को आ जाओ मेरे साथ, लक्ष्मी ने बदस्तूर सरगोशियाना लहजे में कहा। लक्ष्मी गली में दाखिल हो गई। जब हम यहाँ से गुजरे थे तो बाज़ झोंपड़ियों के सामने जलती हुई लालटेनें रखी हुई थीं, लेकिन अब गली में तारीकी थी। ग़ालिबन तमाम लालटेनें चौक में पहुँचा दी गई थीं। गली में तारीकी थी और किसी ज़ीरो की मौजूदगी के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लक्ष्मी गली के वस्त में एक झोंपड़े के सामने रुक गई। भीतर को आ जाओ बाबू, इसने कहते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। ये झोंपड़ा 3 कमरों पर मुश्तमिल था। सामने वाला कमरा कदरे बड़ा था। एक कमरा दाएं तरफ था और दूसरा बाएं तरफ। दोनों दरवाजों के सामने टॉर्च के पर्दे पड़े हुए थे। सामने वाले बड़े कमरे में एक लालटेन जल रही थी। लक्ष्मी ने दाएं तरफ वाले कमरे का पर्दा हटा दिया और अंदर दाखिल होकर मुझे इशारा किया। मैं भी इसके पीछे ही कमरे में दाखिल हो गया। बैठ जाओ बाबू, लक्ष्मी ने इशारा किया। फर्श पर चिटाई और इस पर दरी बिछी हुई थी। मैंने बैठते हुए लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया। वो भी मेरे साथ ही बैठ गई। लालटेन की बहुत मदम सी रोशनी यहाँ भी पहुँच रही थी। वो मुझे टांगे पीछे को मोड़ कर कदरे आगे को झुकी हुई थी। ये किसका झोंपड़ा है? यहाँ किसी के आने का अंदेशा तो नहीं? मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। मेरी सांस बेरबत होने लगी। यहाँ किसी के आने का डर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस मकसद के लिए यहाँ नहीं लाई हूँ जो तुम समझ रहे हो। लक्ष्मी ने बड़ी आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। शहर से पुलिस आई है क्या? मैं उछल पड़ा। हाँ, लक्ष्मी ने इस बात में सर हिला दिया। एक इंस्पेक्टर है, वो राणा रणवीर सिंह के कत्ल के सिलसिले में मालिक से मिलने आया है। इसे मालिक के शहर वाले बंगले से कुछ चीज़ें मिली हैं और वो मालिक को अपने साथ शहर ले जाना चाहता है। लेकिन तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो और इसके लिए इतनी राजदारी की क्या ज़रूरत है? मैंने इसे घूरा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।